जुल्म के सामने ज़बां खोलेगा कौन, जुल्म के सामने ज़बां खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आपको डेली तालिब के प्रोग्राम नारा हक़ में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे उस डिपार्टमेंट की जो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है, एक कोशिश कर रहा है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हम ये तब्दीली लाए हैं, हम वो तब्दीली लाए हैं, लेकिन दरअसल ये है क्या। आज का इसके अंदर किस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो रिसर्च है, हमारी जो इतलात हैं, हमारे जो ज़राए हैं, उसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि जब से ये नई हुकूमत आई है, जाम साहब वज़ीर आला बने हैं, तो क्या हुआ है। जी, आज हम बात करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट की। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसके जो सेक्रेटरी मौसूफ़ हैं इमरान ताज गिचकी साहब, वो खूब नैब ज़दा हैं 2015 में। अब पीछे चलें कि ये कैसे हुआ। ये पिछले वज़ीर आला जो थे, साबिक वज़ीर आला 2013 से कबल नवाब असलम ख़ान रैसानी साहब, उनके ये पीएस थे। उधर इन्होंने बड़ा इधर उधर करके जहाँ से भी इनको मिला, इन्होंने खूब आसात किए और पैसा बनाया। तो इस पर नैब ने तहकीकात की। फिर इन्होंने इनके इस्लामाबाद के पोश एरिए में जो घर था, वहाँ की नैब और बलूचिस्तान की नैब ने मिलकर छापा मारा। जो चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसका नैब ने दावा किया है, उसमें मैं आपको ये वो अदालत में जो नैब ने पेश किए हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। प्लॉट है सिंगर हाउसिंग गवादर में, जो इमरान गिचकी साहब ने अपनी वाइफ के नाम किया हुआ है। ये इन्होंने 2004 में लिया। इसकी मालियत आप देख रहे होंगे कितने करोड़ में है। इसी तरह दूसरा, इन्होंने 4 एकड़ लैंड इन पसनी इन द नेम ऑफ हिज वाइफ प्लस प्लॉट इन सिंगार हाउसिंग स्कीम गवादर इन द नेम ऑफ हिज वाइफ। तो 2005 में फिर इन्होंने 4 एकड़ जो है ना पसनी में ली, और फिर सिंगार स्कीम में फिर इनका वो आ रहा है। इसके बाद फिर उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पर फिर एक स्कीम कर दी। फिर इन्होंने प्लॉट इन DHA रावलपिंडी इन द नेम ऑफ हिज वाइफ। तो इन्होंने DHA रावलपिंडी में प्लॉट लिया, वो भी अपनी वाइफ के नाम किया। फिर न्यू हाउसिंग स्कीम गवादर में भी इन्होंने एक लिया, वो भी अपनी वाइफ के नाम किया। तो आप देख रहे होंगे, मैं आपको बताऊंगा स्टेटिस्टिक्स टोटल ये कितने बन रहे हैं। एक एक चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो स्क्रीन पर आ रही है। फिर क्या किया इन्होंने, जो बताए गए हैं इसके फ्रंट मैन के, इसके ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ भी इसमें शामिल थे। एक इन्होंने जो जायदादें थीं अपने मतलब फ्रंट मैनों के ज़रिए रिश्तेदारों के नाम पर करवाई हुई थी। तो जो इनके, क्योंकि फ़ीमेल्स हैं तो हमें इतना लिहाज है, काश इनको भी इतना लिहाज हो कि जिनके नाम पर ये ब्लैक की वो करते हैं, एसएच नाम पे रखते हैं, हमें इतना लिहाज है कि हम फिर भी लाज रखते हैं, फ़ीमेल का नाम नहीं लेते। तो जो इनके ब्रदर इन लॉ हैं जमील अहमद, उनके नाम पर इन्होंने किया हुआ था। फिर इन्होंने इंस्टॉलमेंट ऑफ DHA प्लॉट कंस्ट्रक्शन कास्ट ऑफ हाउस इन बनीगाला इस्लामाबाद, फिर इन्होंने DHA और फिर बनीगाला इस्लामाबाद में भी प्रॉपर्टी बनाई हुई थी। इसी तरीके से आते हैं बैरिया टाउन इस्लामाबाद में, फिर चीज़ें आ रही हैं। आते आते कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ हाउस इन बनीगाला इस्लाम, वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी रिकवर्ड फ्राम द हाउस ऑफ एक्यूज ड्यूरिंग सर्च। तो इनके घर से आसान अल्फाज में जो इस्लामाबाद का वो था, वहाँ निकला कई किलो सोना निकला, 7,000 पाउंड, 20,000 दरहम, और पाकिस्तानी करेंसी पता नहीं कितने लाखों या करोड़ों में है। तो टोटल जो इनकी मालियत है, ये जो इधर देख रहे हैं हम, वो यही है कि 18,46,09,136। तो 18 करोड़ आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं एक सेक्रेटरी की तनख्वाह कितनी होती है। उसके ख़र्चे फिर कितने हैं। फिर उसने फैमिली को इस्लामाबाद में रखा हुआ है,
तनख्वाह इनकी मैक्सिमम 2 लाख होगी, चलो 2.5 कर लो, 2.5 लाख में आप अपनी फैमिली को इस्लामाबाद में भी रख रहे हैं, साथ आपका भी हर वीक या 2 वीक आना जाना भी है बाय एयर, इसके साथ साथ आपके बच्चों की पढ़ाई भी है, आपकी सेक्टरी लाइफस्टाइल भी है, तो कैसे पूरा होता है? तो मतलब अगर नैब ने ये पकड़ा है 18 करोड़, तो इसका मतलब ये है कि जो नैब को मालूम है और पता नहीं किस किस नाम पर बनाई हो, वो तो पता ही नहीं चल सका ना अभी तक। तो एक अंदाजे के मुताबिक यही होता है कि जो निकल आता है और जो सामने नहीं आता वो उससे डबल ट्रिपल गुना ज़्यादा होता है। लेकिन क्या होता है, 15 में इनके घर पे छापा मारा जाता है, ये फरार होने में कामयाब होते हैं। इसके साथ साथ इनके घर में जायदाद के कागजात बरामद हुए। तो ये जायदादें जो मैंने आपको गिनवाई, जो इन्होंने गवादर में ली हुई हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वहाँ इतनी ज़्यादा कहाँ से आ रही हैं इतनी। और इनके घर से एक जाली सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी भी बरामद हुई, मतलब नॉन कस्टम पेड ही होगी, ज़ाहिर बात है। तो एक गुनाह नहीं है इसका, इतना पैसा कहाँ से आया, फॉरेन करेंसी कहाँ से आई, इसके साथ साथ फिर इतना माल कहाँ से बनाया, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन क्या कहें, ये तो मफरूर हो गए 2015 में। इनकी आला अदलिया से भी ज़मानत रिजेक्ट हो गई, तो 2 साल तक ये शख्स मफरूर रहा, 2 साल तक इश्तिहारी करार दिया गया। फिर 14 फरवरी 2017 को दोबारा ये अदालत में पेश हुआ और फिर इसको एहतिसाब अदालत ने नैब की जानिब से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर हुद्दा जेल भेज दिया। अब आप ये देखें, 2 साल मफरूर रहा और आ रहा है, और यहाँ पे एहतिसाब अदालत से नैब ने यह कहा कि जिस्मानी रिमांड हमें दे दें, लेकिन उन्होंने जिस्मानी नहीं जुडिशल पर भेज दिया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि क्या होगा। और नैब ने इनके ख़िलाफ़ 2016 में एक रेफरेंस दायर किया था। नैब ने नाकाबिले तरदीद सबूत, मतलब वो सबूत जिनकी तरदीद हो ही नहीं सकती, जो उन्होंने पेश किए कि ये है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। फिर हुद्दा जेल में जो प्रोटोकॉल इसको मिला, ताश खेल रहे थे, टीवी था, मोबाइल था, खाने थे, दावतें थीं, तो ये बातें होती हैं। इन लोगों को फिर क्या होगा, जेल में जाके भी इनकी दावतें होती हैं, ये वहाँ पे भी अयाशी करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। अब क्या है, अब दुनिया की आंखों में एक धूल झोंका जाता है, सरीना में इनकी वो हो रही हैं, हर वक्त इनका इवेंट हो रहा है, यूथ अफेयर का, स्पोर्ट्स, फिलां ड्रामा। इस पूरे क्वेटा से लेकर मुसखेल तक, मुसखेल से लेकर आवरान तक, कहीं कोई अच्छा ग्राउंड है? कोई इक्का दुक्का अच्छा ग्राउंड है, वहाँ मकामी खेल नहीं सकते। गवादर का वो एक अच्छा ग्राउंड था, वहाँ मकामी खेल नहीं सकते। यहाँ अयूब स्टेडियम है, यहाँ किसको खेलने की इजाज़त है? यहाँ हर गली गली में बेचारे वो कर रहे हैं, कब्रिस्तानों के अंदर कोई जगह मिल रही है, वहाँ खेल रहे हैं। नाम निहाद वज़ीर आला साहब ने तो कह दिया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हर ज़िले में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना रहे हैं। अब इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को तो छोड़ो, एक ग्राउंड आप लोगों से बनाया नहीं जाता। दावे इतने बड़े बड़े करते हैं, पता नहीं दुनिया को इतना बेवकूफ़ समझते हैं या खुद बेवकूफ़ हैं, हमें समझ नहीं आती, लेकिन इतने दावे, कैपेसिटी ये है। और ये सारी चीज़ें अब क्या है, अगर आपने देखना है कि ये अब ज़ाहिर बात है, ये लोग समझ चुके हैं 2 नंबरी के तरीके। अब अगर आपने सेक्रेटरी को पकड़ना है तो इसका एक भांजा फिरता रहता है, उसका क्या काम है, हर वक्त सेक्रेटरी का जो डिपार्टमेंट है उधर फिरता रहता है, इसकी कहाँ कोई वहाँ जॉब है, क्या है। अगर उसका मामू सेक्रेटरी है तो क्या हर वक्त वो करेगा? आप इंक्वायरी करें कि वो शख्स क्या करता है, किससे डील करता है, आप उसकी फ्रेंजिक, आप उसकी हुकूमत के पास हर इंटेलिजेंस की वो है, सोर्सेज हैं, पता चल जाता है। आप उसकी मोबाइल की फ्रेंजिक वो कर सकते हैं, आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। इसी तरह खालिक हज़ारा की, वो भी डायरेक्ट तो नहीं होगा, उसका भी पीएस या दूसरा फ्रंटमैन, आप उनको देखें क्या होता है। और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है, जो ये छोटी छोटी कौन सी लीडर कम्युनिटी, फिलान ड्रामा, इनको इतने पैसे दे रहे हैं, जिनके घर एक टाइम का खाना था या नहीं था, आज वो लाखों करोड़ों में उनको दिए जा रहे हैं। उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनकी क्या ऐसी अचीवमेंट है? लेकिन बस पीछे वो किया गया कि आप एक वो बनाओ, कागज़ में एक कोई कम्युनिटी, कोई और ड्रामा, कोई और ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, यहाँ पर करप्ट लॉबी बनी हुई है, बस आपको पैसे दिए जाएंगे। ये पश्तून
कल्चर डे के नाम पे कितने करोड़ों कितने लाखों की पगड़ियाँ। अरे यार क्या ड्रामे करते हो आप लोग, इतना 1000 की चीज़ लेंगे लाख वो करेंगे। होता क्या है, आप ये भी कर सकते हैं कि ये जहाँ जहाँ इन्होंने किए हैं प्रोग्राम, आप उसकी रसीद उस होटल से भी ले सकते हैं और दूसरे जो भी ऑर्गेनाइज़र हूँ, और जो इन्होंने कागज़ों में वो किया है वो भी आपको पता चलेगी। यहाँ पर खालिक हज़ारा जो मौसूफ बड़े ईमानदार बनते हैं, जहाँ पर मजलूमियत का वो हो हज़ारा का कार्ड खेलते हैं, फिर जहाँ पर यूथ की बात आ जाए, इधर उधर आ जाए, वहाँ पर कहते हैं कोई इसकी मिनिस्ट्री को लेने के लिए तैयार नहीं था, ये वो एहसान कर दें। भाई आप ये मिनिस्ट्री छोड़ दो, बड़े ईमानदार बनते हो ना, बड़े आप इधर आए हो। आपकी एक तकरीर शुरू में की थी कि जो वज़ीर या जो वो नौकरियां बेचता है उसकी मिसाल ऐसी है जो अपनी माँ का दूध बेचता है। बड़ी अच्छी मिसाल थी, हम बड़े वो हुए कि भाई बड़ा ईमानदार बंदा है। लेकिन चलो जो नौकरियां बेचता है वो माँ का दूध बेच रहा है, जो हर इवेंट में और जो हर एक कोई एसोसिएशन हो उसके साथ हिस्सेदारी करता है, उससे हिस्सा मांगता है, उससे पैसे लेता है, वो माँ का क्या क्या बेच रहा है ये भी बता दो। फिर दुनिया ये भी जानना चाहती है। वो फतवा तो आपने दिया, ये फतवा भी आप दें। दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, जो चीज़ें हम खुलकर कर रहे होते हैं वो सामने नज़र आती हैं, और जो चीज़ हम चुपके से कर रहे होते हैं ना, चीज़ वो भी आ जाती है। और हमारा तो काम यही है। अभी तो ये पहली किस्त मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, इतना गंद जो इन्होंने किया है। ज़ाहिर बात है जब एक नैब ज़दा शख्स को आप वो लाओगे तो फिर यही होगा। नैब ने अभी लिखा है वज़ीर आला को कि हमने पहले भी आपको लिखा कि जिन पर ट्रायल चल रहा है, जो नैब ज़दा हैं, उनको आप आला ओहदे ना दें, लेकिन आपने दिया हुआ है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ अफेयर का वही है, सेक्रेटरी जो है ना फूड का वही है, उन डिपार्टमेंटों में उनको दिया है जहां और ज़्यादा हरामखोरी के चक्कर हैं। तो लगता है जाम साहब की भी कोई डील है, क्या है ये। और यहाँ पे और बात चलता हूँ, आपको बताता चलूँ, सबसे अहम कि है ये जो दावा करते हैं ना खालिक हज़ारा कि मैं इतना ईमानदार हूँ, ये वो हूँ, अब इसके पास तो करोड़ों अरबों का वो है ना सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर। जो ये सकाफ़त वाले हैं, सियाहत वाले थे, असगर हरीफाल सेक्रेटरी, उनके पास बजट टोटल 20 करोड़ का था, उससे भी इन्होंने हिस्सेदारी मांगी, उसने मना किया तो उसको चेंज करवा दिया। फिर वो गया हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब थे जमाल मंदोखेल साहब, उन्होंने कहा कि मैं इस सेक्रेटरी को पर्सनली जानता हूँ कि ये क्या इसका क्रेडिबिलिटी है, और उन्होंने उनको बहाल किया। और उनके जो वकील ने दलाइल दिए कि भाई क्या हिस्सेदारी का वो था, और सेक्रेटरी साहब ने वो नहीं माना, तो ये हुआ ये कि ये जो कोरोना आया फ़नकारों के लिए 20 करोड़ रुपए रखे गए कि भाई हर सेक्टर मुतासिर हुआ है, तो बलूचिस्तान के जो फ़नकार हैं इनको पैसे दिए जाएंगे ताकि ये भी नानो नुस्खे के मुताज हो चुके हैं, लेकिन उनको नहीं दिए गए, वो रखे हुए इसी तरीके से कशमकश में। ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं बेचारे, एक तो पहले से यहाँ पर कुछ है नहीं उनके लिए, जो कुछ आया भी तो वो उन्होंने एहतजाज भी किए, अभी तक उनको नहीं मिले हैं। वजह क्या है, हिस्साखोरी, हरामखोरी का चक्कर है इनका। अगर हिस्सेदारी इनको मिलती तो वो रिलीज़ हो चुके होते, लेकिन अभी तक वो दरपदर हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बेचारे गरीब हैं। क्यों? क्योंकि कोई हिस्सा नहीं दे सकते। आगे से सेक्रेटरी ऐसा बंदा है कि वो हिस्सा देने पर यकीन नहीं रखता। अगर इमरान किचकी होता तो फिर सब चीज़ें चल चुकी होती, लेकिन यहाँ असगर हरीफाल था तो नहीं हुआ। अच्छा है, दूसरी ये ईमानदारी की बात करते हैं। चलो आप सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर ना, अभी OSD फिर रहे हैं पसंद खान बुलेदी साहब, इसको लगाएं, पता चल जाएगा। बड़ी उसकी अच्छी शोहरत है कि वो पैसे नहीं खाता, मान जाऊं कि आप बड़े ईमानदार बंदे हो, उसको लाओ। लेकिन आपसे तो असगर हरीफाल नहीं वो हो रहा, तो पसंद खान बुलेदी साहब को आप कहाँ पर वो करोगे, तो फिर तो आपका अकाउंट बंद हो जाना है। तो वो एक शायर ने कहा था कि फ़रिश्ता होने का दावा है ही नहीं, हमारे पास इब्लीस के हामी नहीं आते। लेकिन ये है कि हम मानते हैं मुआशरा करप्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। कम से कम स्पोर्ट्स के नाम पर वो नहीं कर रहे, यूथ अफेयर के नाम पर नहीं कर रहे। पहले यहाँ पे नौजवान मायूस है और आगे से आप ये कर रहे हैं। इमरान गिच की समझ नहीं आती, इसके पास ऐसी कौन सी वो है
इतने संगीन वो होने के बावजूद। ज़ाहिर बात है ये चीज़ें उनके घर से बरामद हुई हैं भाई। नैब के पास इतना पैसा तो नहीं है ना कि किसी का वहाँ पे वो कर दे, ये कहे कि वो नहीं है। लेकिन क्या होता है कि 2017 में उनको पकड़ा जाता है, चंद दिन वो रहते हैं जेल में भी वही उनको अयाशी स्टाइल लाइफ स्टाइल मिलता है। बाद में आते हैं, फिर सेक्रेटरी बनते हैं, फिर दूसरे महकमे के सेक्रेटरी बनते हैं। अभी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर हैं, अभी देखना ये PND तक जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जो हिस्सेदारी वाला सेक्रेटरी होगा, जो नैबज़दा होगा, जिस पर संगीन इल्ज़ामात होंगे, वो अच्छी से अच्छी पोजीशन ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है तरीक़ाकार का। वज़ीर ऐसे शख्स को पसंद करता है कि भाई मुझे भी दे, खुद भी खाए। बदकिस्मती यही है। अब नैब भी यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती क्यों चीज़ को हतमी अंजाम तक नहीं ले जाता। और दूसरा ये है कि हुकूमत को ये तय करना होगा किसी पर, जब नैब का वो आता है, जब तक उसका हतमी फैसला नहीं आ जाता उस वक़्त तक उसको कोई पोजीशन ना दे, चाहे वो एक PN हो, चाहे वो एक सेक्रेटरी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो। यहाँ पर अभी एंटी करप्शन के DG साहब जो आए हैं उनके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी ईमानदार बंदे हैं। चीफ सेक्रेटरी का भी अच्छा इमेज है, तो हम उम्मीद करेंगे चीफ सेक्रेटरी साहब से कि तहकीकात हों कि भाई इतना पैसा आया कहाँ कहाँ लगा। हमें तो पूरे सूबे में एक भी अच्छा ग्राउंड नहीं मिलता, एक भी अच्छा ग्राउंड नहीं मिलता। यूथ अफेयर में ये क्या हुआ है, कौन सी उसमें कौन कौन से लोगों ने शिरकत की? चंद अपने चमचे हिस्सेदार लोग ये इकट्ठे करते हैं, सरीना में वो कोई फंक्शन कर लेते हैं तो उसमें लाखों करोड़ों चले जाते हैं। ये कैसे गए हैं भाई? आप सरीना का डाटा लो, आप इनका दिया गया डाटा लो, आपको पता चल जाएगा कि पर बंदा क्या है। ये सब चीज़ें उस वक्त होंगी जब हम सबको मिलकर इनके खिलाफ वो करना होगा। लोगों को पता नहीं होता कि हो क्या रहा है, इसलिए यही है, दरख्वास्त करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इनको हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और ऐसे लोगों को बजाय और सेक्रेटरीशिप, इनको तो जबरी रिटायरमेंट और सज़ाएं दी जाएं ताकि दूसरों को मिसाल बनाएं। लेकिन हम देख रहे हैं नूर अहमद पिरकानी हो गया, ये हो गया, खुली करप्शन कर रहे हैं अभी तक। नैब से जब से इनके खिलाफ वो आए उसके बाद तो और ज़्यादा जो है ना, ये इन्होंने अपने हाथ खुले कर दिए, इनको तो डर ही ख़त्म हो गया है। तो अदालतों से भी हमारी ये गुजारिश है कि खुदारा इनको वो करें खुले। हर वक्त इनको इतना डाउट दिया जाता है कि मुआशरा पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। वजह क्या है? वजह यही है कि इनको डर ही नहीं है। नैब तो यही है, आगे अदालतों ने करना है। नैब भी तगड़ा रेफरेंस तैयार करे, तगड़ा वो करे ताकि अच्छे शवाहिद की रोशनी में इनको हतमी उस तक पहुंचाया जाए। तो हम उम्मीद करेंगे कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और इनको हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इनको मिसाल बनाया जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त हो, बहुत बुरा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता कि उसके खिलाफ बातें हों, लेकिन इस बारे में किसी शायर ने कहा था कि तेरे हाथों में है तेरी किस्मत, तेरे हाथों में है तेरी किस्मत, तेरी इज़्ज़त तेरे ही काम से है। तो अपना काम ईमानदारी से करोगे, खुलूस से करोगे, तभी इज़्ज़त पाओगे। अगर फ्रॉड करोगे, हिस्सेदारी करोगे, करप्शन करोगे तो हर एक से बेइज्जत रहोगे। पैसा तो कमा जाओगे लेकिन इज़्ज़त नहीं कमाओगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।